अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमने उसमें हम समझेंगे कि रिसर्च का टॉपिक हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब भी हमारे जहन में रिसर्च का नाम आता है ना, तो हमारे जहन में 3-4 बातें आती हैं। उसमें ये होता है कि हमने टीम कैसे बनानी है, सुपरवाइज़र कैसे ढूंढना है और कंटेंट क्या होते हैं रिसर्च के। तो मैं 2-3 बातों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी नीचे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम, और चौथी बात और सबसे अहम बात सबके जहन में ये आती है कि रिसर्च का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि हमारे जहन में अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नॉन मेडिकल भी हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक हमारे पास डाइवर्सिटी होती है टॉपिक्स की। अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे जहन में आता है कि ओबेसिटी से रिलेटेड हम कोई कर लेते हैं रिसर्च, क्या कैंसर से रिलेटेड कर लेते हैं या डायबिटीज से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एक लफ्ज़ हमारे एक एक पैरामीटर हमारे जहन में आ जाता है, फिर हम उसे 2-3 पैरामीटर्स को मिला के हम वो रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं तो आपको पता हो कि ओबेसिटी अगर आपने लफ्ज़ बोला है तो आप उसको किस चीज़ पर मेजर करेंगे। जब आपको उसकी मेजरमेंट का पता होगा कि आप किस चीज़ पर उसे मेजर कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि वो आपके लिए फीजेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैंसर से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं तो कैंसर को कैसे मेजर करते हैं, वो तो हम लैब डायग्नोसिस के थ्रू मेजर करते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के तो आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। और नंबर 2, अकेले नहीं कर सकते। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल के, अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स का मिल के करना चाहें वो अलग बात है, ठीक है। और नंबर 2, अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी की, ओबेसिटी जो है वो एक आसान पैरामीटर है कि आप उसे मेजर कर सकते हैं बीएमआई के थ्रू। तो बीएमआई के लिए हमें वेट और हाइट चाहिए होती है, तो हम बोले लेते हैं और हम उसे फीजेबल है, हम उसे आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करने से पहले आपके जहन में कोई भी पैरामीटर आए तो आपको सबसे पहले ये पता हो कि आप उसे किस चीज़ पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये थी। और आगे हम चलते हैं बाकी क्राइटेरियाज क्या होते हैं कि हमने कोई टॉपिक डिसाइड करना है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है ना वो ये होता है कि आप का स्टडी डिज़ाइन क्या है। अब स्टडी डिज़ाइन यहाँ मैंने 4 चीज़ों में नहीं लिखा हुआ कि स्टडी डिज़ाइन आपका क्या है, ठीक है। लेकिन स्टडी डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टडी डिज़ाइन अब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, कोहॉर्ट हो सकता है, ये 2 हमारे स्टडी डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम जो करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल होती है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है उसमें हम डाटा एक ही टाइम पर कलेक्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल की डेफिनेशन ही यही है कि आपने एट अ पॉइंट एक ही दफ़ा में डाटा कलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओबेसिटी मतलब मेजर कर रहे हैं, उसको आप बीएमआई के थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो आप एक ही दफ़ा बीएमआई मेजर करेंगे। ये तो नहीं है ना कि मतलब आप एक दिन मेजर करेंगे फिर अगले दिन आके उसी बंदे का दोबारा मेजर करेंगे फिर तीसरे बंदे का मेजर करेंगे। नहीं, आपने एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे एक दफ़ा बीएमआई मेजर कर लिया, तो ये हो गई क्रॉस सेक्शनल स्टडी का पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, या ये उसकी मतलब आपका पार्ट हो गया एक। लेकिन जो कोहॉर्ट स्टडी होती है वो ये होती है कि आप किसी कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मोकर है, आप उसको मतलब मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, कुछ 10 दिन बाद उसका डाटा दोबारा लेंगे, फिर 20 दिन बाद लेंगे, फिर 30 दिन बाद लेंगे। ये मतलब पूरे कोई कोहॉर्ट स्टडी 6 महीने पर मुश्तमिल होती हैं, कोई 8 महीने पर मुश्तमिल होती हैं। तो आप उस कॉज का इफेक्ट देखते हैं इनमें। तो ये आप इतना लंबा डाटा जो है आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मेजर नहीं कर सकते, ये होता भी नहीं है। तो क्रॉस सेक्शनल ही बेस्ट स्टडी होती है जो आप करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप एट अ पॉइंट एक ही दफ़ा डाटा कलेक्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो ग्रुप्स के दरमियान स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एग्जांपल जो दूंगी वो मैं आपको ओबेसिटी से रिलेटेड वाली एग्जांपल दूंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टडी डिज़ाइन सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपको ये पता हो कि आपका सैम्पल क्या है। मतलब सैम्पल साइज़ नहीं, सैम्पल क्या है। सैम्पल ये होता है कि मतलब आप मेडिकल स्टूडेंट्स पे करना चाह रहे हैं या जनरल पब्लिक में करना चाह रहे हैं, या उस रिसर्च को आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स में आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप आपके लिए सबसे फिजिबल ये होता है कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में करें इस रिसर्च को, ठीक है। तो आपने सैम्पल अपना डिसाइड कर लिया और आपने स्टडी डिज़ाइन भी डिसाइड कर लिया, ठीक है। स्टडी डिज़ाइन ऑलमोस्ट यही चल रहा होता है। 2 ग्रुप्स के दरमियान आप कर सकते हैं, 2-3 ग्रुप्स भी ले सकते हैं, 4 ग्रुप्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो 2 ग्रुप्स लेते हैं वो आसान होता है निस्बतन। 3 ग्रुप्स कभी आसान ही होता है। वो ये है कि आपको थोड़े से टेस्ट जब एसपीएसएस पे आप अप्लाई करते हैं वो चेंज टेस्ट होते हैं। तो ये मैं आपको 2 ग्रुप्स वाला भी टेस्ट अप्लाई करना सिखाऊंगी और 2 से ज़्यादा ग्रुप्स पे टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सिखाऊंगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। लेकिन ये बात की बात है, अभी फिलहाल हम टॉपिक सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई।
सबसे पहले आपने फिजिबिलिटी चेक कर ली, स्टडी डिज़ाइन कर लिया, सैम्पल कर लिया, और तीसरे नंबर पे अब आपने ये करना होता है कि आपके जहन में अगर कोई पैरामीटर आया है, आपको ये पता हो कि आप उसे किस चीज़ पर मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे जहन में आया टॉपिक आया ओबेसिटी, एक पैरामीटर आया। मैंने देखा कि मैं बनाऊंगी इसके दो ग्रुप्स, और मैंने अपना स्टडी डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल रख लिया है। अब जो दो ग्रुप्स बनेंगे ना, वो उसमें से एक ग्रुप होगा ओबीज, एक ग्रुप होगा नॉन ओबीज। ये मैंने सब कुछ डिसाइड खुद करना होता है, ठीक है, ये मैंने कर लिया डिसाइड। और अब मैंने देखा कि मेरा इसके बाद मैंने बनाना होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, टॉपिक सिलेक्शन के साथ साथ आप हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये होता है कि मैं अब बना रही हूँ कि मतलब एक ओबीज पर्सन है, वो डिप्रेस्ड होगा और उसका जो एकेडमिक स्कोर है वो कम होगा, और जो नॉन ओबीज पर्सन है उसका जो वो होगा एज कम्पेयर टू ओबीज लेस डिप्रेस्ड होगा या डिप्रेस्ड नहीं होगा, और जो उसका एकेडमिक स्कोर है वो ज़्यादा होगा। तो ये मेरा बन गया हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को मैंने प्रूव करने के लिए ये सारी स्टडी करनी है, ठीक है। अब मैंने अपना सबसे पहले मैंने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, स्टडी डिज़ाइन डिसाइड कर लिया, मतलब दो ग्रुप्स बना लिए, और क्रॉस सेक्शनल एट अ टाइम मैंने डाटा कलेक्ट करने का ये सोच लिया, और मैंने सैम्पल अपना डिसाइड कर लिया। नंबर 4 पर जाके मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मेरा हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। अब जो आपकी स्टडी का रिजल्ट आएगा वो प्रूफ करेगा कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। लेकिन जो आपकी स्टडी का मतलब मकसद है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, उसको प्रूफ होना चाहिए कि वो ठीक हो। बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली आपके रिजल्ट्स यही आने चाहिए कि वो हाइपोथेसिस आपका प्रूफ हो जाए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जब आप सारी स्टडी कर लेते हो, ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ये आप SPSS पे डेटा एंट्री करके एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप देखते हो। उसका सारा क्राइटेरिया है वो मैं आपको बाद में करना सिखाऊंगी, अभी फिलहाल टॉपिक सेक्शन पे करते हैं बात। तो इसमें यही है कि एंड में जाके आपको ये पता चलेगा कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये बात की बातें हैं। और वैसे जो स्टडी का रिजल्ट आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि आपका हाइपोथेसिस है वो मतलब प्रूफ होना चाहिए कि मतलब ओबीस जो पर्सन है वो डिप्रेस्ड हों और उनका एकेडमिक स्कोर कम होना चाहिए। जब आप साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आप ये सारी बातें लिखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन है, बाकी साइनॉप्सिस के बारी बारी जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी डिटेल में आपको आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक सिलेक्शन के बाद बताऊंगी कि क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक सिलेक्शन की सबसे पहली बात थी कि फीजिबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा हाइपोथेसिस ये होगा। अब इसमें तीन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को मैंने मेजर करना है BMI के थ्रू। जो डिप्रेशन है उसको मैंने कैसे मेजर करना है? इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास होते हैं क्वेश्चन बने हुए भी होते हैं, और वो हमने कैसे सर्च करने होते हैं कि वो हमारे पास मतलब आए। क्वेश्चन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ तरीका। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ आप सर्च करेंगे डिप्रेशन मयरिंग स्केल, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ आपको ना WHO के बहुत सारे मतलब आप WHO पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्केल्स। जैसे अब इन्होंने दिया हुआ है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल्स, ठीक है। अब ये स्केल्स आपने ये PHQ-9 डिप्रेशन टेस्ट क्वेश्चन हो गए, ये स्केल्स हो गए, ठीक है। ये सारे स्केल्स यहाँ पर आ गए। और अब इन स्किल्स आप सारे स्किल्स ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्किल वैलिड है कि नहीं है। स्केल की वैलिडिटी मेजर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास सेंसिटिविटी आ गई, स्पेसिफिसिटी आ गई, और पॉजिटिव डिप्रेशन स्कोर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आती है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब स्केल हमारे पास जो हमने यूज़ किया था अपनी रिसर्च में, मैं आपको वो स्केल बताती हूँ। वो है हमारे पास आगा खान AKUADS, ठीक है। स्केल आगा खान यूनिवर्सिटी डिप्रेशन एंड एनजाइटी स्केल, ये हमने स्केल अपना यूज़ किया था। अब इस स्केल की जो वैलिडिटी थी ना, वो हमने यहाँ से देखी थी। यहाँ पे ये देखेंगे। अब ये स्केल है। अब स्केल क्या होता है? ये क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। अब मैं जो डिप्रेशन है वो मैं कैसे मेजर करूँगी? वो मैं मेजर करूँगी इस क्वेश्चन को फिल करा के। हैव यू बीन स्लीपिंग लेस, मतलब ये अब इसका स्कोर होगा। डोंट नो, नेवर, समटाइम्स, मोस्टली, ऑलवेज, ये है। अब हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो हमारी सैम्पल होगा, जिस सैम्पल पे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो हमें ये सारे क्वेश्चन फिल करके देते हैं, और इस तरह हम उसको अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। बाकी इसकी डिटेल जो क्वेश्चन की है, वैलिडिटी वगैरह, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये वैलिडिटी हम क्या ये देखेंगे। अब इसकी वैलिडिटी ना
इन्होंने यहाँ दी हुई है कि सेंसिटिविटी 66%, गेन 79, 83 और 60%, ये इन्होंने बताई हुई है सारी। अब ये बाकी इसकी डिटेल मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगी। फिलहाल हम टॉपिक सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी की हो गई थी बात, तो मैंने ये बता दी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केल्स की बात हो रही थी, तो मैंने स्केल्स बता दिए आपको। और जो हमारे पास एकेडमिक स्कोर है वो हम सिंपल सी बात है हम ये करेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्स के थ्रू, जो लास्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स होंगे अब वो हम उसके स्कोर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा सारा। अब लिटरेचर ये होता है कि आपने लिटरेचर देखना कहाँ से करना होता है, पढ़ना होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक टॉपिक तो आया, लेकिन इस टॉपिक के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। जब आप साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, उसका आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उस इंट्रोडक्शन में आपने सारी पैथोफिजियोलॉजी बतानी होती है कि कैसे ओबेसिटी रिलेटेड है डिप्रेशन के थ्रू, कौन से हार्मोन्स हैं जो ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये सब कुछ आपको पढ़ने के लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, यानी कि दूसरे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अब ये जो लिटरेचर है इसको पढ़ने के लिए और साथ में सैम्पल साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें वो कुछ सर्च इंजन चाहिए होते हैं, जहाँ पर जाकर हम यही टॉपिक सर्च करते हैं और उसके रिजल्ट में हम वो लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस लिटरेचर को पढ़ने का फ़ायदे दो होते हैं कि एक तो जब हमने अपना साइनॉप्सिस लिखना है, फॉर एग्जांपल साइनॉप्सिस का सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। उसमें हम लिख रहे हैं कि उसमें इंट्रोडक्शन में हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं और दूसरे आर्टिकल का हम रेफरेंस देते हैं, या हम ओबेसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे उस साइनॉप्सिस के इंट्रोडक्शन में ओबेसिटी की डेफिनेशन। ओबेसिटी की डेफिनेशन अपनी तरफ से नहीं लिख देंगे, हम जब उस सर्च इंजन पे जाके कोई आर्टिकल सर्च करेंगे, उस आर्टिकल में उन्होंने पहले से कोई ओबेसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई होगी ना, या WHO का कोई आर्टिकल होगा या किसी भी और मतलब हाँ किसी ने आर्टिकल लिखा होगा, और तो हम वहाँ से जाके ओबेसिटी की डेफिनेशन सर्च करेंगे और उसके आर्टिकल से हमने ओबेसिटी की डेफिनेशन उठाई। अब जिस आर्टिकल से हमने ओबेसिटी की डेफिनेशन उठाई होगी ना, उस आर्टिकल का हमने अपने साइनॉप्सिस के अंदर रेफरेंस देना होता है। तो वो हम रेफरेंस पे अपने साइनॉप्सिस के एंड में देते हैं, वो रेफरेंस हम अपने साइनॉप्सिस के एंड में देते हैं, वही रेफरेंस हमारा काफ़ी और जगहों पर भी यूज़ होता है। तो इस वजह से हमारा लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिटरेचर सर्च करना है, वो उसकी ना 2 वेबसाइट्स हैं जो हम सर्च इंजन हैं जहाँ से हम मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। तो हमारा सबसे पहला जो रिसर्च सर्च इंजन है वो है गूगल स्कॉलर्स, ठीक है। गूगल स्कॉलर्स, इसको मैं आपको जो हमारा आर्टिकल जो मेरा पब्लिश हुआ है मैं आपको वो यहाँ दिखाऊंगी। ये गूगल स्कॉलर्स है। अब हमने जो मेन हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन और फिर दूसरे नंबर सबसे पहले ओबेसिटी, डिप्रेशन और फिर एकेडमिक स्कोर्स। मैं यही 3 की वर्ड्स यहाँ मेंशन करूँगी। और जो मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, वैसे आप ये अगर मैं आपको पहले ये बताती हूँ, ठीक है। ये अब आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल गए, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल्स में जाके इनको स्टडी कर सकते हैं ताकि आप अपना साइनॉप्सिस उसके अकॉर्डिंग लिख सकें, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने लिखा। अब इसमें आएगा थोड़ा सा नीचे करके, आई थिंक ये हमारा आर्टिकल, ठीक है। ये सर हामिद हसन जिन्होंने हमें रिसर्च कराई थी HOD फिजियोलॉजी के, और ये सारी मेरी टीम के नेम्स, ठीक है। तो ये सारा हो गया। तो इस तरह हम आर्टिकल सर्च करते हैं, ठीक हो गया। तो टॉपिक सेक्शन की ये चीज़ें होंगी। अब सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सैम्पल साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, सर्च इंजन ये होकर पबमिड भी होता है एक सर्च इंजन, और एक होता है गूगल स्कॉलर्स। पबमिड की भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों ही वैलिड हैं। आप यहीं पे जाके किसी भी आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं और आप उसकी स्टडी करके साइनॉप्सिस लिख सकते हैं। आप साइनॉप्सिस लिखने का जो तरीका है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई होंगी। क्राइटेरियाज उसके यही हैं कि सबसे पहले आपको फिजिबिलिटी पता हो कि आप, मैं एक और एग्जांपल भी देती हूँ, स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए अगर आप करना चाहें कि स्मार्टफोन एडिक्टेड लोग डिप्रेस होते हैं और वो एकेडमिक स्कोर्स उनका फिर कम हो जाता है, तो इसके लिए आपको करना होगा स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए स्मार्टफोन एडिक्शन का स्केल है वो यूज़ करना होगा। उस स्केल को भी हम यहाँ सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर्स पे या सिर्फ गूगल पे, तो हमारे पास वो स्केल आ जाता है। इसके अलावा जो निश्चित के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो NRCSF का बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आप किसी के पास भी जाके वो स्केल्स कैसे मतलब
कुछ लोगों ने स्केल्स ऑलरेडी यूज़ किए होते हैं तो उनके पास स्केल्स का PDF होता है तो वो आपको दे देंगे। या बाकी जो है मैं आपको भी तरीके सिखाऊंगी ये स्केल्स कैसे हम PDF ढूंढते हैं और उनको गूगल से कैसे हम मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक नेक्स्ट वीडियो में आपको तरीका सिखाना है। और ये हो गया सारा हमारे पास। तो फिजिबिलिटी पर चल गई कि वो फिजिबल है टॉपिक कि हम कर सकते हैं, और मेजरमेंट हमने करनी है उसकी, और सैम्पल साइज कैलकुलेट कैसे करना है ये अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और पबमिट मैं आपको दिखा देती हूँ, पबमिट की वेबसाइट, ये पबमिट, ठीक है। यहाँ भी जाके आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स लिख कर, ताकि आप लिटरेचर पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उसमें आपको एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बतानी है कि एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ना, ये देखें अभी ना हम कुछ आर्टिकल्स हमें अगर हम पबमिट पे सर्च करें, गूगल स्कॉलर्स पे कुछ आर्टिकल सर्च करें ना, वो हमें कंप्लीट नहीं मिलते। उनके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है या उनका डिस्कशन या रिजल्ट सिर्फ दिए होते हैं, उनकी डिटेल नहीं हमें दी होती। मतलब उनका पैथोफिजियोलॉजी वगैरह और जो उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी जो टेबल्स होते हैं वो हमें नहीं मिले होते। तो उसके लिए जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल किसी सर्च इंजन पर कर सकते हैं वो एक है, वो मैंने आपको एक वीडियो में बताना है, उसको देख लीजिएगा। फिर कल या परसों तक मेरी वीडियो आएगी सैम्पल साइज कैलकुलेशन की। तो फिर इस तरह हम बारी बारी आगे चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करें, अपना सैम्पल साइज कैलकुलेट करें, और इसके अलावा अपने क्वेश्चन जो स्केल्स हैं उनको ढूंढें। और चौथे नंबर पे यही होता है कि आपने क्या करना है, मतलब ये सब कुछ करने के बाद स्टडी डिज़ाइन भी आपने कर लिया सेलेक्ट, और फिर आप अपना साइनॉप्सिस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब साइनॉप्सिस लिखने की बारी बाद में आती है, सैम्पल साइज़ वगैरह पहले कैलकुलेट करना होता है, वो भी उसी का पार्ट है सैम्पल साइज़ भी, लेकिन उसे करना हमने पहले है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करना, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च इंजन है इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जो कि पबमिट और गूगल स्कॉलर्स पर अवेलेबल नहीं होते। तो वो कैसे ढूंढने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।